नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब आपके इनपुट्स आते हैं, जब आप लोग बात करते हैं इस प्रोफेशन के बारे में, रिटेल फ्यूल इंडस्ट्री की बात करते हैं। और आप लोग के कुछ कमेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, जिसको देखकर दोस्तों वाकई मज़ा आ जाता है। आप जितने भी थके हुए, एक एनर्जी आ जाती है दोस्तों। आज मैंने किसी अपने सब्सक्राइबर का, एक फैमिली मेम्बर का कमेंट देखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सर आपके वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, 4-5 दिन हो गए आपका वीडियो नहीं हुआ। सबसे पहले तो ऐसे सब्सक्राइबर जिन लोग को वीडियो का इंतज़ार रहता है, जिनको लगता है कि वीडियोस यूज़फुल हैं या जिनको इससे कुछ इनकरेजमेंट मिल रहा है, कुछ एम्पावरमेंट मिल रहा है, तो उन सबको पहले तो बहुत बहुत सलाम और उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड्स फ्रॉम द टीम ऑफ सनकी डिज़ाइनर। ये चैनल आपकी वजह से है, ये चैनल आपकी प्रेजेंस की वजह से है, ये चैनल आपको सपोर्ट करने के लिए है, ये चैनल आपको इनकरेज करने के लिए है, ये चैनल आपको गाइड करने के लिए है, मेंटरिंग करने के लिए है। और ये चैनल बिना आपके सहयोग के कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं बहुत ईमानदारी और बहुत ऑनेस्टली से बात कहना चाहता हूँ। तो जिन लोग के इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी वीडियो नहीं आई या हम इंतज़ार करते रहते हैं, कुछ के कमेंट्स आते हैं कि ये फर्स्ट मैंने आपका जो है व्यू देखा, वॉच किया, ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत कहीं ना कहीं इनकरेजिंग है और कहीं ना कहीं इंटरनली फोर्स करती हैं हमें कि हम आपके सामने एक वीडियो लेके आएँ, आपके सामने एक ऐसा कंटेंट लेके आएँ, एक सेंसिटाइजिंग एक इशू आपके सामने रेस करें, जिससे कि आप लोग को कुछ क्लियरिटी हो इश्यूज़ जो भी आप फेस करते हैं। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में दोस्तों कोशिश रहती है कि आपके क्वेश्चंस को ही आंसर दिया जाए, आपकी प्रॉब्लम्स को ही रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि ये चैनल दोस्तों बहुत से जो है अब शहरों में तो देखा ही जा रहा है इंडिया के, और बहुत से कंट्रीज़ में भी देखा जा रहा है, जो एक जियोग्राफिकल एनालिसिस बोलता है दोस्तों। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जिनको रिटेल फ्यूल इंडस्ट्री में आना है, बट उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, या उनको पेट्रोल पंप को कैसे खोलना है, उनको सरकारी कंपनी के लिए जाना चाहिए या एक उनको प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी को ऑप्ट करना चाहिए, उसके भी ऑप्शंस इंडिया में हैं, या उनको किस तरह के प्रोसेस में जाना चाहिए और उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए दोस्तों। आप रिटेल फ्यूल इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोग आ भी गए हैं। 2018 के एडवर्टीज़मेंट्स में आपने अप्लाई किया, जो लोग अनसक्सेसफुल रहे उन्होंने 2023 के एडवर्टीज़मेंट्स में अप्लाई किया। दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहे हैं, बट मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में बताया कि 2023 का प्रोसेस शायद ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है इन कंपेरिजन टू 2018। बहुत से लोगों के दोस्तों सवाल आते हैं कि अगला एडवर्टीज़मेंट कब आएगा दोस्तों। तो जैसे ही अगला एडवर्टीज़मेंट आएगा, हम कोशिश करेंगे चैनल से आपको जो है उसमें गाइड करें, आपको अपडेट दें, जिससे कि आप लोकेशंस को ऐड करा पाएँ। क्योंकि हमने जब ये एडवर्टीज़मेंट्स आने थे, जब ऑयल मार्केटिंग कंपनी सर्वे कर रही थी, मिनिस्ट्रीज से बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि जहाँ जहाँ पर जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने रिटेल आउटलेट को नहीं खोल पाई, उन लोकेशंस को हमने इसमें डालना है। बहुत से लोगों ने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियोस को देखा, उन्होंने अपनी लोकेशंस को ऐड कराया और हमें फीडबैक भी आया कि सर हम अपनी लोकेशन ऐड करवा दिए। कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी में जो है एक CFS कैटेगरी में निकल आया, या किसी CC कैटेगरी में एक रिजर्व कैटेगरी के लिए आ गया, कहीं ना कहीं फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आ गया। इतनी एबनॉर्मलिटीज़ ज़रूर सुनने में आई दोस्तों, बट लोकेशन सारी ऐड हुई। तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि सरकारी और प्राइवेट में क्या है, कैसे बढ़ना है, किस तरीके से हम इस इंडस्ट्री में आए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो प्रोसेस में है रिटेल फ्यूल स्टेशंस लगाने के, जो लोग NOCs के प्रोसेस में हैं, जो लोग रिटेल आउटलेट चला रहे हैं, या जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, सक्सेसफुल नहीं हुए, जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली उनको पता ही नहीं लगा, अगली बार वो अप्लाई करें। तो ये इन्फॉर्मेशन सबको दोस्तों मुझे लगता है ज़रूर होनी चाहिए। आप लोग को इसका आइडिया होना चाहिए कि पेट्रोल पंप क्यों खोलें, कैसे खोलें, किस तरह के सेटअप में जाएं, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, अब किस तरीके से जो हमारा ये एनर्जी सिनेरियो, जो एनर्जी स्टेशंस हैं, वो किस तरीके से आप ऑपरेट करेंगे आने वाले समय में, कैसे कैसे फ्यूल इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों बने रहिएगा इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ, आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। दोस्तों आप लोग के बहुत सारे इनपुट्स आते हैं, जिसमें आप लोग बात करते हैं कि सर ये बताइए कि पेट्रोल पंप कैसे खोलें, किस कंपनी को ऑप्ट करें, प्राइवेट कंपनी के लिए जाएं, सरकारी सेटअप्स के लिए जाएं,
या हम कुछ और इसमें जो आजकल बायोफ्यूल्स हैं उनकी बात करें, उसमें चले जाएं। बहुत सारी दोस्तों हमारे पास प्राइवेट गैस कंपनीज भी आ गई, तो सब तरह के फ्यूल हैं दोस्तों। हर व्हीकल्स को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी फ्यूल से मिलती है, और वो फ्यूल की डिमांड जो होती है दोस्तों इन रिटेल आउटलेट से पूरी होती है। जैसे फूडिंग के आउटलेट्स हैं हमारे लिए, ग्रेन्स के हैं, वैसे ही एक जो हमारे व्हीकलर हैं, जो मैकेनिकल व्हीकल्स हैं, उनके लिए फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग फॉर्म में चाहिए। जैसे कहीं लिक्विड चाहिए तो हमारे पेट्रोल डीजल की बात होती है, कहीं गैस की बात आती है तो दोस्तों सीएनजी की बात होती है, या हम आने वाले समय में सीबीजी जो हमारी कॉम्प्लेक्स बायोगैस है उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो है मिशंस कर रही है। हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो रही है। तो ये एक चेंजेस आने वाले हैं फ्यूल इंडस्ट्री में, दोनों आने वाले टाइम में बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स जो फ्यूल इंडस्ट्री है वो उसमें चलेगी। आपको हर तरह की एनर्जी का जो है एक प्रोविज़न करना पड़ेगा अपने रिटेल आउटलेट वाले आने वाले समय में। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है अगर आप रिटेल फ्यूल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप इसमें क्यों आना चाहते हैं। बिकॉज रिटेल फ्यूल इंडस्ट्री दोस्तों आज की डेट में बहुत चैलेंजिंग है। पहले वाले समय में दोस्तों क्या होता था कि ये एक लालाओं का बिजनेस कहलाता था, या सेठों का बिजनेस कहता था, या जो धड़ंजे लोग होते थे उनका बिजनेस कहलाता था, जो टाइकून्स होते थे या जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लोग होते थे। दोस्तों मैंने कई सारी वीडियोस में इसका जिक्र किया है। अब दोस्तों क्या सिनेरियो हो गया है कि आप इसमें, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी है हमारे जो अलॉटमेंट है, तो उसमें आप कोई भी बंदा जो एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है, ही आर शी कैन अप्लाई एन ओपन ए रिटेल आउटलेट। तो आपको जो है अपने माइंडसेट को ध्यान रखना है कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये, अगर आपको ये लगता है कि इसमें आपको पेट्रोल पंप खोलते ही बहुत इनकम होने लगेगी, दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस लोकेशन पे रिटेल आउटलेट खोलने जा रहे हैं वो लोकेशन का पोटेंशियल क्या है, वहाँ पर वेहिकुलर ट्रैफिक क्या है। तो ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी लोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। वहाँ पे कितना व्हीकल है, किस तरह का ट्रैफिक मूव कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक बड़ी लंबी फ्लीट चलती है। जब कभी दोस्तों फ्यूल इंडस्ट्री के लिए बड़े रिटेल आउटलेट्स को डिज़ाइन किया जाता है, उसमें इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है, और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वह श्योर करती हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले। दे ट्राई टू मेक देयर रिटेल आउटलेट वेरी अट्रैक्टिव। तो दोस्तों पहली चीज़ तो हो गई कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप क्यों इसमें आना चाहते हैं, और आपको लगता है अगर पैसा कमाना है तो क्या ईजी है कमाना। आपको इस फ्यूल इंडस्ट्री को सबसे पहले समझना चाहिए कि आप क्यों आना चाहते हैं। दूसरी चीज़ हो गई लोकेशन। थर्ड चीज़ हो गई लैंड। लैंड का साइज़ प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर लोकेशन पे होनी चाहिए, इजीली विजिबल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अप्रोचेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक उसका विजिबल इम्पैक्ट आना चाहिए। जब रिटेल आउटलेट लगता है दोस्तों, जब कैनोपी लगती है तो एक रिटेल आउटलेट में एक जो होता है थर्ड डायमेंशन जनरेट होती है, हम इसे बोलते हैं। और जब उस पर आरवीआई हो जाती है उसके बाद जो है रिटेल आउटलेट में जब एक इलेक्ट्रिक की जो फिटिंग्स और प्रॉपर जो उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है और जो हमारी लाइट्स लग जाती हैं जब आरवीआई में, तो रिटेल आउटलेट जो एक नई लुक में आता है दोस्तों। तो आपके पास जो है लोकेशंस की आप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि अगर आप सरकारी कंपनी में जाना चाहते हैं या प्राइवेट कंपनीज़ में जाना चाहते हैं। सरकारी कंपनीज़ के लिए हमारी दोस्तों 3 ही कंपनी है हमारे पास, इंडियन ऑयल, IOCL, BPCL, HPCL। इनका लगभग मार्केट शेयर दोस्तों मुझे लगता है कि आज की डेट में 85 या 84% करीब है इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का, जो हमारी सरकारी है, जो बिज़नेस का एक वो है, जो एक और जो हमारी जो प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है दोस्तों, चाहे वो उसमें नायरा कह लीजिए जो पहले हिसार थी, या आप कह लीजिए कि रिलायंस जो जियो और BP के साथ कन्वर्ट हो गया, तो जियो BP के नाम से उनके रिटेल आउटलेट बन रहे हैं। उनका नया RVI है, ग्रीन कलर की है, बहुत मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ है। और थर्ड जो हमारी कैटेगरी आती है दोस्तों शेल है। हो सकता है आने वाले समय में और भी लाइसेंस इश्यूज़ करे, हमारी जो है और भी लिबरल पॉलिसीज़ को लेकर के आए, और भी प्राइवेट जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो इसमें आ पाएँ। तो जब आप सरकारी तंत्र में जाते हैं, सरकारी सिस्टम में जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर एक अलॉटमेंट का प्रोसेस है, क्योंकि बिकॉज बहुत ट्रांसपेरेंट होती हैं, सरकारी कंपनी है, उनको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना होता है, उनके नॉर्म्स है। तो वहाँ पर आपको अपनी लोकेशंस पे पहले एडवर्टीज़मेंट आना चाहिए, तभी आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। उस लोकेशन पे एडवर्टीज़मेंट आएगा तो आप अप्लाई करेंगे।
अगर एडवर्टीजमेंट्स ही नहीं आएगा तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो दैट लोकेशन शुड बी एडवर्टाइज्ड और प्रॉपर आपका उसमें चयने जाना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देन आपको उसमें दोस्तों अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद जो है शॉर्ट लिस्टिंग होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशंस होता है, आपकी साइट का वेरिफिकेशंस होता है, LEC की हम जो बात करते हैं। फिर एक फील्ड वेरिफिकेशन की दोस्तों बात होती है, तो उसमें FVC होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। जब सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाती हैं तो आपको LOI मिलती है। IL मार्केटिंग कंपनी आपको ड्राइंग्स देती है। ड्राइंग्स के बाद आप NOCs के लिए जाते हैं। NOCs के बाद दोस्तों आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की NOCs लेनी होती हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन NOCs की ज़रूरत होती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के NOC के साथ साथ जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं वो पैसों में, जिसको हम पहले एक्सप्लोजिव बोलते थे, वहाँ पर एक प्रिलिमिनरी एक अप्रूवल लेती है आपकी ड्राइंग्स के ऊपर। उसके बाद जब आपके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की NOC आती है तो फाइनल उस पर लाइसेंस लेते हैं। और उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन जो है आपके NOC होने के बाद आप यू कैन स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन, जिसमें आप अपनी बाउंड्री वॉल बनाते हैं, फिलिंग करते हैं, अप्रोचेस बनाते हैं। फिर हमारे टैंक्स जो होते हैं उनको लगाया जाता है, चाहे वो अर्दन पिट में लगें चाहे मेसनरी पिट में लगें। आपकी जो है जो पाइपिंग होती है वो होती है, और आपके जो पंप्स होते हैं जो फ्यूल को पंप करके मशीन तक लाते हैं दोस्तों, उनकी बात होती है। और उसके बाद जो मशीन्स होती हैं वो सारी आज की डेट में आपको पता है कि MPDs हैं, जिसके थ्रू जो है ये हमारे फ्यूल को डिस्पेंस किया जाता है, डिस्पेंसर लगे जाते हैं। पाइपिंग सारी अंडरग्राउंड होती है। इलेक्ट्रिक्स का इसमें बहुत सारा वर्क होता है। अर्थिंग सारी मशीन्स की जाती है। टैंक्स की अर्थिंग की जाती है। जितने इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं उनकी अर्थिंग की जाती है। अगर आपने जनरेटर रखा है तो उसकी भी अर्थिंग की जाती है। तो ये दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्शंस में आती हैं। ड्राइवे बनते हैं। उसके बाद जो है सारा कुछ होने के बाद आपका जो है स्टम्पिंग होती है मशीनों की, वेट एंड मेजर्स वाले आते हैं, और आपके पास एक DSO लाइसेंस होता है। फिर आपको डीजल डालने के लिए वो लेना पड़ता है। उसके बाद जो है आप रिटेल आउटलेट को कमीशन कर सकते हैं, फ्यूल को सेल कर सकते हैं। ये मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं। और अगर आप प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी में जाना चाहते हैं तो उनका प्रोसेस ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आप उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनको अपने लैंड्स के आप डिटेल दे दीजिए दोस्तों। उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो प्राइवेट है उनके जो अधिकारी हैं सेल्स के, वो आके साइट को देखते हैं। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से दोस्तों चलते हैं, और उनका जो होता है सिस्टम बहुत जिसे कहते हैं कि एक सेल्फ एड्रेस सिस्टम होता है। और बहुत उसमें अगर फेयरनेस की बात करें तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज़ वो उनका कोई ऑब्जेक्टिव सोशल भी नहीं होता, उनका ऑब्जेक्टिव प्योरली बिजनेस होता है। तो आपकी वो फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखते हैं, आपकी हैसियत को देखते हैं, और देखते हैं कि आप, अगर मैं GOPP की बात करूं तो आप 3-4 करोड़ रुपए अगर लगा सकते हैं तभी वो दोस्तों आपको ऑप्ट करते हैं। और आपका जो साइज़ है लैंड का बहुत बड़ा होना चाहिए, 80 बाई 80 मीटर या 60 बाई 60 मीटर के अबव होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ वो डेवलप करते हैं। शेल में भी दोस्तों सिमिलर सिस्टम है, वो लोग अपने हिसाब से जो आपको अलॉट करते हैं, फ्लेक्सिबल सिस्टम है। और ब्रांड वैल्यू की बात करें तो ब्रांड वैल्यू प्राइवेट की भी है आज की डेट में। अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं नायरा की बात करूं तो शायद उतनी ब्रांड वैल्यू नहीं है जितनी GOPP और शेल की है। शेल अभी बहुत सारे हमारे जो है हमारे बहुत सारे शहरों में नहीं आ पाया है, पैर नहीं पसार पाया है। जबकि आप अगर साउथ वगैरह में जाइए तो शेल के रिटेल आउटलेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल के फ्यूल को भी वो सेल कर रहे हैं, जो हमारी इंपोर्टेड व्हीकल्स हैं उनके लिए भी दोस्तों। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो है इनको आना पड़ेगा। और दोस्तों मैं इसमें एक बात आपको बता दूं, जब रिलायंस के रिटेल आउटलेट खुले थे, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जब स्टार्टिंग हुई थी, इनको जब लाइसेंसिंग हुई थी, उस समय इन जो सरकारी कंपनियों, इनके माइंडसेट में बहुत चेंज आया था। इनको बहुत सा झटका लगा था। इन्होंने अपनी प्रिपरेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, अपने आप को प्रिपेयर किया था कि रिलायंस के साथ अब कम्पीट करना है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सब्सिडी फ्यूल की बात थी, उसके बाद 2008 या 9 में हमारे जो रिलायंस के पेट्रोल पंप थे वो बंद हो गए, बिकॉज़ वो सब्सिडी की वजह से, क्योंकि सरकारी जो फ्यूल है उसमें तो जो सरकारी जो ऑयल मार्केटिंग के जो रिटेल आउटलेट थे उनके, तो उनको सब्सिडाइज फ्यूल मिल रहा था, और जो हमारी रिलायंस है उसको बहुत घाटा हो रहा था, तो अपने रिटेल आउटलेट्स को बंद कर दिए थे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि सरकारी पेट्रोल पंप्स को बंद करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें दे आर कंट्रोल्ड बाय उनमें गवर्नमेंट्स के वो होते हैं, आर्बिट्रेरीनेस नहीं चल सकती। बट प्राइवेट में ऐसा नहीं दोस्तों। जो एग्रीमेंट उस समय हुए थे डीलर्स के साथ, बहुत से लोगों ने कोशिश की थी कि रिलायंस को चैलेंज करें कोर्ट में, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बिकॉज वो एग्रीमेंट्स की जो लैंग्वेज थी वो टर्म्स वैसे थे। ये भी एक मेजर डिफरेंस है हमारी जो सरकारी कंपनीज़ हैं और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं।
तो ब्रांड वैल्यू दोस्तों प्राइवेट वालों की भी है, ऐसा मैं नहीं मानता। आप नायरा की थोड़ी ब्रांड वैल्यू कम हो गई है बिकॉज बहुत से रिटेल आउटलेट में उनकी मिक्सिंग और बहुत से उसमें टेम्परिंग की बात आई है। हालांकि जो हमारी सरकारी कंपनियां उनमें भी दोस्तों ये बात आई है पीछे जब चेकिंग हुई है, बट ब्रांड वैल्यू में उनकी कमी नहीं है बिकॉज कंट्रोल ऑफिशियल्स का जो सरकारी उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा जाते हैं, अधिकारी आके वॉच करते रहते हैं कि आपने सारे स्टैंडर्ड्स मीट किए हैं कि नहीं किए हैं। तो और आज की डेट में जो सरकारी ऑयल कंपनीज़ हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ को वो भी डेवलप कर रही हैं, लार्ज फॉर्मेट के रिटेल आउटलेट्स बना रही हैं, कन्वीनियंट स्टोर्स बना रही हैं। आपको फ्यूलिंग के साथ साथ आपको जो है अगर आपको ऑटो उसमें ऑयल चेंज करना है, इंजन ऑयल चेंज करना है, आपको सर्विसिंग करानी है, छोटी मोटी गाड़ी वॉश करानी है, या आपको जो है आपको कहीं पे एयर की फैसिलिटी के लिए बहुत सारे उन्होंने जो है अपने मशीन्स लगा दी हैं, वाटर्स की फैसिलिटीज़ है, और आप जा कर के गाड़ी लेकर के जाइए तो एक आपको अच्छी हॉस्पिटलिटी देने की दोस्तों इनकी कोशिश हो रही है। और कैफ़े वगैरह बनाने की भी दोस्तों मुझे लगता है कि सरकारी कंपनियों को प्रयास करना चाहिए जिस तरीके से हमारी जीओबीपी कर रही है। तो यहाँ पे आपको देखना है दोस्तों कि सरकारी के लिए जाना है कि प्राइवेट के लिए जाना है, ये आपको दोस्तों डिसाइड करना है। प्राइवेट के लिए दोस्तों कंट्रोल कम होगा और आपकी लिबर्टी ज़्यादा होगी, सरकारी में दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों आज की डेट में जो है एक बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है जब बात होती है कि हमारे जो डीजल हैं, पेट्रोल हैं, वो बंद हो जाएंगे या गवर्नमेंट इसके इंपोर्ट को बंद करना चाहती है। बिकॉज़ गवर्नमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वो बहुत कोशिश कर रही है कि जो हमारे फ्यूल है उसके इंपोर्ट को कम किया जाए, हम जो है बायोफ्यूल्स पे शिफ्ट हों, हम इन सब और जो बायो प्रोडक्ट्स हैं उन पे शिफ्ट हों। हमारे किसान हैं वो अन्नदाता के अलावा जो है एक एनर्जी दाता भी बने या एक ऊर्जा के दाता भी बने। तो इस पे बहुत सारी वीडियोस आपने नितिन गडकरी साहब की देखी होंगी। तो इस पे बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चंस उठते हैं जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनके माइंड में। तो कहीं ना कहीं हमें इस एस्पेक्ट को भी ध्यान रखना है कि आने वाले दिनों में एक्चुअली सिनेरियो होने क्या वाला है। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं ना दोस्तों, वो केवल फ्यूल ही नहीं बेचती, वो हमारी एलपीजी है उस बिज़नेस में भी होती हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल्स में भी होती हैं, हमारे जो जेट फ्यूल्स हैं, एविएशन फ्यूल्स हैं, उनमें भी ये सारी कंपनियां होती हैं। आप किसी भी अगर एरोड्रोम पे जाएंगे या किसी भी आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको इनके जो फ्यूल डिस्पेंसिंग के प्रोविजंस हैं वो हमारे जो एविएशन फ्यूल है उनके लिए वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएंगे। केरोसिन के बिज़नेस में होती हैं, विटामिन्स के बिज़नेस में होती हैं। अब नया जो ये है एथनॉल के भी ये लोग प्लांट्स लगा रहे हैं, और हमारा जो बायोफ्यूल्स है उनमें भी ये लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। मेथनॉल की भी दोस्तों बात हो रही है, और अब जो हमारी कंप्रेस्ड बायोगैस है उस इंडस्ट्री में भी ये लोग अपनी यूनिट्स को लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में देखना होगा दोस्तों कि जो ऑयल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं ये किस डायरेक्शन से में मूव करती हैं। आपने देखा होगा लुब्रिकेंट्स तो बहुत सारे ये बेचते ही हैं, तो इनका दोस्तों पोर्टफोलियो जो है प्रोडक्ट्स को डील करने का आने वाले समय में वो भी चेंज होगा। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि रिटेल आउटलेट्स जो हमारे हैं वो किस तरीके से इनको कैटर करते हैं। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी इन द फ्यूचर। दोस्तों जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो दो कैटेगरी में रिटेल आउटलेट्स को नॉर्मली करती हैं। आप ए साइट्स कह लीजिए, बी साइट्स कह लीजिए, सीसी साइट्स कह लीजिए, डीसी साइट्स कह लीजिए। सीसी साइट्स वो होती हैं दोस्तों जो कंपनी के कंट्रोल में होती हैं, और डीसी साइट्स वो होती हैं जो इसके कंट्रोल में होती है, सारा कुछ इसमें को ही बेसिकली करना होता है। तो यहाँ आपको डिसाइड करना किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। जो सीसी कैटेगरीज होती है कंपनी कंट्रोल वाली, वहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी का बहुत दखलंदाजी होती है और बहुत तरीके से वो जो है वॉच करते रहते हैं, बिकॉज वो कंपनी कंट्रोल साइट्स नाम ही ऐसा है। डीसी कैटेगरी में डीलर कंट्रोल्स होते हैं, वहाँ थोड़ी लिबर्टी होती है। तो इसमें एक और भी बहुत बड़ा चैलेंज है जब आप रिटेल फ्यूल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं कि आप अर्बन एरिया में खोलिए कि आप हाईवेज़ में खोलिए, किस तरह की रोड पे खोलना चाहते हैं। इसमें दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले चेक कर लीजिए। हर जगह की स्टेचुरी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, सिटी के अंदर की अलग हैं, जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनकी अलग है, जो एक्सप्रेस वेज़ की जो साइड रोड्स हैं, सर्विस रोड्स हैं, उनकी अलग हैं। आपको उनकी कंप्लाइंसेस का पता होना चाहिए, जो आपको एनओसीज़ लानी उसका पता होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि यू शुड हैव ए रेगुलर ट्रैफिक्स, वहाँ ट्रैफिक होना चाहिए जिससे कि आपकी फ्यूल की सेल हो। बिकॉज एंड ऑफ द डे तो दोस्तों आपको बिज़नेस करना है, फ्यूल को सेल करना है। जितने आप अच्छे फ्यूल को जितनी आप क्वांटिटी सेल कर पाएंगे, जितने रिटेल आउटलेट को आप बहुत अच्छा बना पाएंगे, उतने दोस्तों आपको बेनिफिट्स होंगे, उतना ट्रैफिक आपके उसमें रिटेल आउटलेट पे अट्रैक्ट होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी में जाएं
कौन सी कंडीशंस आपको सूट करती हैं, कौन सी नहीं करती। सीसी कैटेगरी में कंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट की बेसिक जिम्मेदारी जो होती है ऑयल मार्केटिंग कंपनी की होती है। डीसी कैटेगरी में जो होता है सारी जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंस्ट्रक्शन की, डेवलपमेंट की, वो डीलर की होती है, एलओआई होल्डर की होती है। और इंस्टॉलेशन का वर्क जो होता है, जैसे टैंक्स हैं, पाइपिंग्स हैं, मशीन्स हैं, डिस्पेंसिंग यूनिट्स हैं, ये काम जो होता है इंस्टॉलेशन वाले, ये काम जो होता है डीसी कैटेगरीज़ में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करती हैं। लेकिन सीसी कैटेगरीज़ में ये इसके अलावा डेवलपमेंट का काम जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी ही करती हैं। तो यहाँ दोस्तों फ़र्क हो जाता है। और आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है पूरे प्रोसेस में कि आपकी सारी एनओसीज इन ऑर्डर हों, आपके सारे कंप्लायंसेस इन ऑर्डर हों, और उसके बाद ही दोस्तों आप इस इंडस्ट्री में आइए। तो आपको इससे ये आइडिया लगता है कि आपको किस तरह की कंपनी में जाना चाहिए, सरकारी में जाना है, प्राइवेट में जाना है, और उसके प्रोसेस में क्या है। प्राइवेट में तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आज की डेट में दोस्तों प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी में जो होती है आपकी रिपोर्ट्स के कंप्लायंसेस को चेक करती हैं स्टेचुअरी, उसके बाद ही आपको एलओआई देती हैं। आप एनओसी लेके आइए, कोऑपरेट करती हैं, और शायद ज़्यादा कोऑपरेट करती हैं प्राइवेट वाली कंपनियां। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स उनके बहुत ज़्यादा है, तो आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। लगभग जियो बीपी के रिटेल आउटलेट में दोस्तों मुझे लगता है कि 3-4 करोड़ का एक्सपेंडिचर हो जाता है कि बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ वो डेवलप कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जियो बीपी के रिटेल आउटलेट अगर ढंग से चलाए जाएँ, प्रॉपरली अगर बनाए जाएँ सारी फैसिलिटीज़ के साथ, तो एक बहुत अच्छा आउटलेट मल्टी फ्यूल के साथ, बहुत अच्छे लुक के साथ बन सकता है दोस्तों। बट जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी में, जब भी क्रूड ऑयल के रेट्स बढ़ते हैं तो सब्सिडीज़ का एक मसला जो होता है वो फंस जाता है। और उस केस में जो होता है, जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो तो सब्सिडी दे करके बचा लेती हैं, और फ्यूल की जो प्राइस होते हैं वो बढ़ने नहीं देती। रिटेल आउटलेट पे जो आम आदमी होता है उसको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। बिकॉज मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्राइवेट वालों का है वो है कि उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है। और जो प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी दोस्तों वो हर जगह रिटेल आउटलेट को नहीं खोलेंगी, वो प्रॉपर लोकेशंस पे खोलेंगी जहाँ उनको लगता है पोटेंशियल है, जहाँ उनको लगता है सेल मिलेगी, जहाँ उनको लगता है कि उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए। वो एनालाइज़ करती हैं कि सरकारी कंपनियों के रिटेल आउटलेट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद वो अपने एनालिसिस करते हैं, फिर वो लोकेशंस को डिसाइड करते हैं कि यहाँ उनको खोलना है नहीं खोलना है। जो सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, उनको रूरल एरियाज़ में भी खोलने पड़ते हैं, छोटी छोटी विलेज रोड्स पे भी खोलने पड़ते हैं। किसान सेवा केंद्र, छोटे रिटेल आउटलेट जो रूरल बेसिक अप्रोच के साथ खुलते हैं दोस्तों, उनको वो खोलने पड़ते हैं। आपको उसमें जितने भी पॉइंट दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस किए उसमें आपको डिसीज़न लेना है कि आपको किस तरह के सेटअप में जाना है। सरकारी में जाना है तो सीसी में जाना है, डीसी में जाना है, लैंड की कंप्लायंसेस क्या है, एनओसीज़ क्या हैं, सारा कुछ होने के बाद दोस्तों आपको रिटेल आउटलेट को चलाना भी पड़ता है। चलाने के लिए क्या टैक्ट हैं, क्या चीज़ें हैं, उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। बिकॉज फ्यूल की सेलिंग आज की डेट में बहुत चैलेंजिंग है। पहले क्या होता था कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता था, आपने रिटेल आउटलेट खोला तो व्हीकल सेंटर करने लगते थे। अब ऐसा नहीं दोस्तों, अब आपको उनको बुलाना पड़ता है, आपको रिटेल आउटलेट को अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। सोशल मीडिया पे भी जो है आपको अपने रिटेल आउटलेट्स को पब्लिसिटी करनी पड़ती है। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ रिटेल आउटलेट्स वाले डालते हैं, और बहुत सारी स्कीम्स भी लाते हैं फ्यूल की। जब कोई आता है तो फैसिलिटीज़ देने की भी बात करते हैं। तो रिटेल आउटलेट्स में दोस्तों आपको कंप्लायंसेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सरकारी में बहुत स्ट्रिक्टनेस से ध्यान रखना पड़ता है, प्राइवेट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो वहाँ थोड़ा बहुत चल जाता है मुझे लगता है दोस्तों। तो अपना डिसीज़न बहुत सोच के लीजिए। जो लोग सरकारी कंपनियों को नहीं ऑप्ट कर पाए हैं वो प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में, अगर उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है तो दे कैन गो, अदरवाइज़ उनको जो है वेट करना चाहिए। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछिए तो मैं आपको कहूँगा कि आप के पास अगर पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप प्राइवेट में चले जाइए, जियो बीपी में चले जाइए। आपके अगर फाइनेंशियली आप बहुत साउंड हैं या आप ऑलरेडी सरकारी रिटेल आउटलेट्स को ओन करते हैं, आपको पूरा आइडिया है। और अगर आपको थोड़े कम बजट में जाना है और आपको सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, एक आपको ब्रांड चाहिए जो एस्टेब्लिश्ड है कई सालों से, तो आप जो है दोस्तों सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए जाइए, प्राइवेट के लिए मत जाइए। बट जो नए लोग इसमें एंटर कर रहे हैं, जिनको नए नए इस बिज़नेस में आना है, मैं उनको राय दूंगा कि पहले वो पार्टनरशिप में किसी के साथ काम करके देखें, या कोको में भी ऑपरेटरशिप लेकर के उसको चला के भी देख सकते हैं, जिससे उनको आइडिया हो जाएगा। तो आपको बेसिकली इस बिज़नेस की फील होनी चाहिए, आप थोड़ा सा ऑपरेट करके ही आइए। जो
ऑलरेडी रिटेल आउटलेट लग रहे हैं आपके मिलने वालों को, उनसे थोड़ी बात करिए, उनसे सीखने की कोशिश करिए और तभी दोस्तों आप इस इंडस्ट्री में आइए। तो पेट्रोल पंप को कैसे खोलना है, कैसे अलॉटमेंट कराना है, किस तरीके से एनओसीज लानी है और किस तरह के सेटअप में आपको जाना चाहिए, इस वीडियो में दोस्तों कोशिश की है कि उसका आपको बेसिक आइडिया लगे। और ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ उन लोगों को दोस्तों जिन लोगों ने इस तरह के कमेंट्स डाले हैं कि आपके 4-5 दिन हो गए वीडियो नहीं आई। तो मुझे एक अंदर से जो है प्रेशर है, एक इस तरीके से या कह लीजिए इनकरेजमेंट हुआ कि नहीं कुछ एक जनरल वीडियो बनाई जाए उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। दोस्तों आज की डेट में बिज़नेस उतना लिक्विडेटिव नहीं है, कमीशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं, हालांकि डीलर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो फ्यूल पे कमीशंस है वो बढ़ें। आने वाले टाइम में मुझे दोस्तों लगता है कि इस सेक्टर में बहुत रिवॉल्यूशन आएगा और बहुत कंपटीशन आएगा आने वाले समय में और बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस में इसको एक्सप्लेन किया दोस्तों, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, औरों को शेयर करते रहिए जिससे लोगों को आइडिया लगता रहे। पेट्रोल पंप कैसे खोलें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों खोलें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और किस तरीके से ऑपरेट करना है रिटेल ऑयल इंडस्ट्री में, कैसे आगे फ्यूल को सेल करना है, कैसे बढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और बने रहिएगा इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले समय में, और बहुत सारी वीडियो से कोशिश करेंगे कि आपको जो सेंसिटाइज करते रहे और आपको जो है इसके बारे में अपडेट्स देते रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो प्रदीप खरबंदा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर।